हेलो दोस्तों, आप सभी को मैथ्स एंटरटेनमेंट चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मेटल एंड नॉन मेटल्स धातु और अधातु का पार्ट 1 कवर कर लिया था। बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल शानदार तरीके से और इजी लेवल से सीख लिया था। अब हमारी बारी आई पार्ट 2 में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पार्ट 2 में क्या क्या कब पढ़ने वाले हैं, ये तो क्लियर ही कर दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 इसका, तो प्लीज़ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर देखने की कोशिश करें। देखो बाबू, आज हमें पढ़ना था सबसे पहले बॉन्ड कैसे बनता है, आखिर मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो कौन कौन सी बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, फिर जो मेटल और नॉन मेटल कहाँ से प्राप्त करते हैं, क्या क्या होता है, हर एक डाउट को आज इसके चैप्टर को ख़त्म ही कर देंगे एक कॉन्सेप्ट के साथ। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं मेरे भाइयों। देखो बाबू, आज हमारा टॉपिक है इनर्ट गैस यानी नोबल गैस या अक्रिय गैस, कह लो कुछ भी, सबके बारे में क्या है, एक ही है। सबका बारी क्या है, एक ही है। देखो अक्रिय गैस और नोबल गैस क्या होता है। देखो ये रिएक्शन में क्या करता है, भाग नहीं लेता। ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है रिएक्शन में भाग? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, अस्थायी होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा अस्थायी होता है। क्यों अस्थायी होता है? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन कोई भी रिएक्टिव में अलाउ नहीं करता है भाग लेने के लिए। देखो यही लिखा गया केमिकली अनरिएक्टिवली, इसके जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट्स होते हैं वो वेरी स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा अस्थायी होते हैं। और डू नॉट अलाउ, ये अलाउ नहीं करता आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वही अलाउ नहीं करता है टू टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। जो अंतिम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो अलाउ नहीं करता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने के लिए। यानी इसके बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो बिल्कुल अस्टेबल होता है, बिल्कुल अस्थायी होता है बाबू। और एक कोई भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, वही अक्रिय गैस होता है। देखो टोटल अक्रिय गैस यानी नोबल गैस 6 हैं, 2 2 4 2 6 यहाँ दिखाई दे रहा है। देखो कैसे याद करते हैं। हीरो ने आकर 0 रन मारा। हीरो एची, हीरो ने एनी, ने आकर ए आर, आ कर, के आर से कर, 0 0 इसे एक्स ई को मान लो 0 0 रन मारा। मारा एक ऐसी है। तो हीरो ने आकर 0 रन मारा। तो ही से हीलियम, एनी से नियॉन, आर्गन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, यही टोटल अक्रिय गैस होते हैं बाबू। देखो हीलियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 2 होता है, नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होता है, जेनॉन का क्या होता है 54 होता है, और रेडॉन का क्या होता है 86 होता है। ये एटॉमिक नंबर होता है। ये तो 9th क्लास में सबने पढ़ा होगा, KLMNOP। देखो जो नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ बता दूंगा। देखो हीलियम यानी इसके 2 है तो 2, 10 यानी 2 8, फिर 18 2 8 8, 2 8 18 8, 2 8 18 8 8, 2 8 18 32 18 8। यानी हीलियम को छोड़ के देख रहे होंगे तो यहाँ 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। देखो बाबू, यानी हीलियम जो होती है उसके बाहरी कक्षा में ओनली एक हीलियम ही है जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। बाकी सबके बाहरी कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, 8 है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। यानी हीलियम ही एक ऐसा मतलब अधातु है, नोबेल गैस है, जो कि उसके बाहरी कक्षा में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सब में कितने हैं, 8 है। देखो के में होता है 2, एल में होता है 8, एम में होता है 18, एन में होता है 32। यह बढ़ता है, एक फार्मूला यह होता है 2n²। क्या, 2n²। अगर ऑर्बिट की संख्या जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो इसमें बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या होती है, बढ़ते जाती है 2n² फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो अगर एक रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 2 2। पहले कक्षा को के कहते थे, दूसरे कक्षा को एल, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है। तीसरे कक्षा को एम कहते थे, तो देखो तीसरी कक्षा किस में आया बाबू, इसमें
क्रिप्टन में। तो तीसरे कक्षा को एम कहते थे, तो एम में 18, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 दूनी 18 यानी 18, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है 2n² फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होती है, बढ़ती है। यानी इनर्ट गैस नोबेल गैस क्लियर हो गया। एक कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि ये वेरी स्टेबल होता है, बहुत अस्थायी होता है। क्यों अस्थायी होता है? क्योंकि जो इसके बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेने के लिए अलाउ नहीं करता है। ये हीरो ने आकर 0 रन मारा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन 2, 8, 18, 36, 54, 86। ये बता दिया हीलियम ही एक ऐसा है जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी सबके सब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो बाबू, आखिर ये बॉन्ड क्यों बनता है? ठीक है, ये बॉन्ड क्यों बनता है? आखिर किसी दो एटम के बीच, जैसे पढ़ा होगा कहीं पे HCl, तो HCl आखिर क्यों बना? तो देखो, बॉन्ड जो बनता है ना, कोई भी जो एलिमेंट है, कोई भी है एटम, कोई भी जो परमाणु है, वो पता है इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट पे होना चाहता है। यानी कोई भी जो एटम है वो अस्थायी होना चाहता है, चाहे तो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर या इलेक्ट्रॉन लेकर। यही लिखे हैं, एन एटम अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट या नोबेल गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। ये जो कोई भी एटम होता है, चाहे वो इनर्ट गैस अरेंजमेंट यानी अक्रिय गैस का जो संरचना होता है, यानी उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होती है? 8। यानी उस अपने बाहरी आउटर मोस्ट सेल में जो कोई भी एटम होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। अगर 8 से ज्यादा होता है तो वो किसी को देने का कोशिश करता है, अगर कम होता है तो लेने की कोशिश करता है। ये सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये केमिकल बॉन्ड कितने तरीके से बनता है? 3 तरीके से। कितने तरीके से? 3 तरीके से। देखो, चाहे तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा किसे? किसी दूसरे एटम को देगा। आखिर हम त्याग कर रहे हैं तो किसी दूसरे को देगा, तो बाय लूजिंग 1 या मोर इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम, यानी एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन चाहे तो लूज करेगा, त्याग करेगा, किसे? अनदर एटम, यानी कोई दूसरे एटम को देगा। बाय गेनिंग, किसी से लेने की कोशिश करेगा। 1 या मोर इलेक्ट्रॉन, किसी से लेगा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम, कोई भी मतलब परमाणु है उससे लेने की कोशिश करेगा एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। या और क्या करेगा? शेयर करेगा। सबसे अच्छा शेयर होता है, तो बाई शेयरिंग, शेयर करेगा यानी साझा करेगा। 1 टू मोर इलेक्ट्रॉन, 1 या मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करने की कोशिश करेगा? शेयर करने की कोशिश करेगा विथ अनदर एटम यानी दूसरे जो एटम होंगे, दूसरे परमाणु होंगे, उसके साथ एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? शेयर करने की कोशिश करेगा। तो बॉन्ड समझ में आया। कोई भी बॉन्ड तभी बनाना चाहता है, वो क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, जो अक्रिय गैस का संरचना है, अक्रिय गैस या नोबेल गैस की संरचना है, उस पर कोई भी परमाणु रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा अस्थायी होता है। तो ये कितने तरीके से बनाएगा केमिकल बॉन्ड? 3 तरीके से। चाहे तो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को क्या करेगा? त्याग करेगा यानी लूज करेगा, या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व से क्या करेगा? गेन करेगा यानी ग्रहण करेगा। या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व के साथ, किसी दूसरे परमाणु के साथ क्या करेगा बाबू? साझा करेगा यानी शेयर करेगा। यही लिखा गया। आउटर मोस्ट जो भी इलेक्ट्रॉन सेल होता है ऑफ एन एटम, जो भी एटम होता है, यानी एटम यानी परमाणु का जो भी बाहरी कक्षा सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को कहते हैं वैलेंस सेल, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी आउटर मोस्ट जो भी उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा उसको कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखो, आयंस, अगला टॉपिक है आयंस। आयंस क्या होता है? तो देखो, आयंस का निर्माण पता है, चाहे तो लॉस करने पे या गेन करने पे होगा। क्या? इलेक्ट्रॉन को लॉस करने पे या गेन करने पे इलेक्ट्रॉन का होगा बाय एन एटम। जो भी एटम होगा वो चाहे तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग करना या ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या ग्रहण करना किसी परमाणु द्वारा क्या कहलाता है? आयंस कहलाता है। किसी परमाणु द्वारा किसका निर्माण होता है? आयंस का निर्माण होता है। तो किसी परमाणु द्वारा आयंस का निर्माण कब होगा? जब वो परमाणु यानी एटम इलेक्ट्रॉन को चाहे तो लॉस करेगा या क्या करेगा? गेन करेगा। तब किसका निर्माण होगा? आयंस का निर्माण होगा।
देखो यहाँ लिखा गया सो इट कंटेन्स अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। जब आयंस जो भी बनेगा तो उसमें पता है अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होगा। देखो मूलभूत कण कितने होते हैं, फंडामेंटल 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब आयन का फॉर्मेशन होगा, आयन का निर्माण होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होगा। देखो बाबू जो आयंस होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। एक केटायंस होता है और एक क्या होता है, एन आयंस होता है। यानी आयन 2 प्रकार के होता है, केट आयन यानी धन आयन और एन आयन यानी ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन। देखो धन आयन यानी धन आयन वो होगा जिसके ऊपर कौन सी चार्ज होगी, धनात्मक चार्ज। केट आयन यानी जिसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उसी को क्या कहेंगे, केट आयन कहेंगे। और पता है उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज जिसके ऊपर होगा उसी को क्या कहेंगे बाबू, केट आयन कहेंगे। यानी धनात्मक जिसके ऊपर चार्ज होगा उसे धन आयन कहेंगे। और धन आयन का निर्माण कैसे होता है, केट आयन का निर्माण वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है। क्या करता है, लॉस करता है। एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को जब लॉस करता है यानी त्याग करता है, तब किसका निर्माण होता है बाबू, धन आयन का। अर्थात मेरे पास अगर ज्यादा पैसा होगा तभी तो हम किसी को दे पाएंगे, अर्थात हम धनी रहेंगे तभी तो किसी को दे पाएंगे। यानी जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होती है वो पता है इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करने से बनता है। यानी जो भी पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है जिसे केट आयन कहते हैं, यानी जो धनात्मक आवेश होता है उसी को कहते हैं धन आयन कहते हैं। और एक कैसे निर्माण होता है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बाबू, लॉस करता है यानी त्याग करता है। जैसे सोडियम, यहाँ दिखाई दे रहा होगा सोडियम Na, अभी इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन ये कितने इलेक्ट्रॉन को, माइनस, माइनस मतलब क्या कर रहा है, अपने पास से त्याग कर रहा है। ई के पावर -1, ई मतलब इलेक्ट्रॉन और एक माइनस है यानी एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है तो सोडियम के ऊपर कितने प्लस आया, 1 प्लस आया। यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो सोडियम के ऊपर +2 आता है। क्या आता, प्लस का 2। यानी एक इलेक्ट्रॉन का सोडियम त्याग कर रहा है तो कितने हो गया, Na+ हो गया। यहाँ तक डाउट क्लियर है? देखो बाबू अगला है हमारा इन जो भी आयंस होगा ना, जो मेटल एलिमेंट होगा, जो भी धातु होगा ना, उससे जो भी आयंस बनेगा वो केटायन बनेगा। यानी जितने जो मेटल होगा उसके जितने जो मेटल्स एलिमेंट होगा, यानी धातु जो भी यौगिक होगा, धातु यौगिक, उससे पता है क्या निर्माण होता है, केटायन यानी धन आयन का। यानी धातु से केटायन यानी धन आयन बनता है। यानी धातु के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, वो हमेशा लॉस करने के लिए तैयार रहता है, यानी किसी को देने के लिए तैयार रहता है। देखो केटायन जो होता है वो लेस इलेक्ट्रॉन देन नॉर्मल एटम होता है। जो नॉर्मल एटम होता था, जैसे यहाँ पे सोडियम लिए थे, क्या सोडियम लिए थे, तो इससे पता है उससे लेस इलेक्ट्रॉन उसमें होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कम होगी। जो भी केटायन यानी धन आयन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, किसकी अपेक्षा, प्रोटॉन की संख्या। किसकी अपेक्षा, प्रोटॉन की संख्या। अर्थात केटायन में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कम होती है। केटायन यानी धन आयन को पूरी तरह से क्लियर कर दिए। अब हमें आया बाबू जो एन आयन था, एन आयन यानी एन आयन जिसे ऋण आयन कहते थे। क्या कहते थे, ऋण आयन। तो ऋण आयन उसी को कहेंगे जिसके ऊपर कौन सी चार्ज होगी, माइनस चार्ज, निगेटिवली चार्ज होगा, उसे क्या कहेंगे, एन आयन कहेंगे। क्या कहेंगे, एन आयन कहेंगे। ये कैसे बनेगा, जब त्याग कर रहे थे तो धन आयन यानी केट आयन का निर्माण हो रहा था, तो ग्रहण करेंगे तब किसका निर्माण होगा बाबू, एन आयन का होगा। यानी क्या ग्रहण करेंगे, 1 या मोर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, यानी ग्रहण करेंगे तो किसका निर्माण होगा, निगेटिवली चार्ज का। अर्थात अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम किसी से अगर ले रहे हैं, मान लो हमारे पास पैसा नहीं है तो किसी से ले रहे हैं, तो पैसा वो उधार ही तो ले रहे हैं ना, तो उधार ले रहे हैं तो क्या हो गया, कर्जा हो गया। तो ऐसे निगेटिवली चार्ज होता है जिसे एन आयन कहते हैं। और एन आयन का निर्माण कब होता है, जब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बाबू, ग्रहण करता है। यानी ग्रहण यानी गेन करता है। जैसे क्लोरीन, देखो यहाँ Cl, कितने इलेक्ट्रॉन, प्लस है, यानी ग्रहण कर रहा है, प्लस मतलब ग्रहण कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर माइनस चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसी चार्ज होती है, माइनस चार्ज होती है।
तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, जिसके ऊपर Cl माइनस आया। क्या आया, Cl माइनस आया। और वही सोडियम बताए थे Na प्लस, वो क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, त्याग कर रहा था। अर्थात जितने प्लस होगा मतलब उसके सोचना कि वो उतने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, जितना माइनस के साथ जुड़ा होगा वो सोचना कि उतना ही मतलब ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। देखो जितने जो एनायन होंगे ना उसमें मोर इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी नॉर्मल एटम की अपेक्षा। जैसे क्लोरीन यहाँ है और Cl माइनस है, तो Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी क्लोरीन की अपेक्षा। तो इसमें जो मोर इलेक्ट्रॉन होगा प्रोटॉन की अपेक्षा, जो एनायन है यानी ऋण आयन है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी और प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, कम होगा। प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, कम होगा। देखो एनायन कौन निर्माण करता था, धातु। कौन करता था, धातु। सॉरी एन केटायन, केटायन कौन निर्माण करता था, धातु। कौन निर्माण करता था, धातु। केटायन कौन निर्माण करता था, धातु। तो एनायन कौन निर्माण करेगा, अधातु, नॉन मेटल। यानी द आयंस ऑफ ऑल नॉन मेटल एलिमेंट्स आर एन आयंस। जितने जो नॉन मेटल होंगे, अधातु होंगे, उसके आयंस क्या होंगे, एन आयंस होंगे। किसे छोड़ के, एक्सेप्शन में जो भी है बाबू, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के और अमोनियम को छोड़ के, अमोनियम को छोड़ के, हाइड्रोजन और अमोनियम को छोड़ के जितने अधातु होते हैं वो सब किसका निर्माण करता है, एन आयन का निर्माण करता है। आगे चलते हैं। देखो आखिर फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन बनता कैसे है, अर्थात केटायन बनता कैसे है, धन आयन कैसे बनता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो धन आयन कैसे बनता है, मैंने बताया था धन आयन तभी बनेगा केटायन जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा। क्या करेगा, त्याग करेगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो पता है जिसके आउटर मोस्ट सेल में यानी जिसके अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तो पता है 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा और अक्रिय गैस यानी नोबेल गैस स्ट्रक्चर के रूप में आने की कोशिश करेगा। यही लिखा गया 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। जो भी आउटर मोस्ट अंतिम कक्षा में होगा 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, वो आउटर मोस्ट में उसे क्या करेगा, लूज कर देगा यानी उसे मतलब त्याग करने की कोशिश करेगा। एंड अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, और क्या कर लेगा बाबू, अक्रिय गैस का जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो नियर बाई अक्रिय गैस होता है, उसे ग्रहण करने की कोशिश करता है। अच्छा ये त्याग ही क्यों करता है, ये ग्रहण क्यों नहीं कर सकता है। देखो कोई भी जो भी एटम होता है वो अष्टक पूरा करना चाहता है। अष्टक मतलब ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल को पूरा करना चाहता है। अर्थात उसके बाहरी कक्षा में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक हाइड्रोजन को छोड़ के, किसे छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे के सारे ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। अर्थात अष्टक रूल को फॉलो करना चाहता है, जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखो 1, 2, 3 इसे त्याग करना आसानी पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये 7 मतलब अगर किसी के बाहरी कक्षा में 1 है तो उसे 8 बनाने के लिए चाहे तो 1 को त्याग करना पड़ेगा या 7 को क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पॉसिबल नहीं है, जिस कारण से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लॉस कर देता है यानी त्याग कर देता है। यहां तक डाउट क्लियर है मेरे भाई। आगे चलते हैं। यही देखो यहाँ पे सेम लिखा गया, जैसे मैं ये बना के दिखाऊंगा तुम लोग को। जैसे देखो सोडियम Na प्लस है, Na प्लस है, हमें Na प्लस कैसे आया, मान लो यहाँ सोडियम Na है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। मैं 11, अब इसको कैसे लिखेंगे, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, फिर तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच गया, 1। कितने बच गया, 1। सेम लिखे हैं, यानी पहली कक्षा को क्या कहें, KLM। अभी ये क्या करेगा, इसको बाहरी कक्षा में 1 है तो इसे कितने चाहिए, टोटल 8 चाहिए, 1 है यहाँ पे। चाहे तो ये 1 को त्याग करेगा या किसी 7 को क्या करेगा, ग्रहण करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, ग्रहण। तो इसके लिए आसानी क्या है, त्याग करना। क्या कहा है, त्याग करना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा बाबू, त्याग कर देगा। यानी Na है जो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बना लेगा, Na प्लस बना लेगा। यही यहाँ देखो ये बाहरी कक्षा में देखो, पहले है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन बताया गया है K ऑर्बिट में, फिर दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तीसरे में 1 है और ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। फिर एक क्या हो जा रहा है, अक्रिय गैस स्ट्रक्चर, यानी ये बगल में इसके सोडियम के बगल में कौन होता है, नियॉन होता है, नियॉन Na10, जिसका परम नियॉन Na 10 जो क्या होता है 2 और 8 होता है। यानी जो सोडियम होता है ये नियॉन जैसी स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर बनाने की, स्टेबल होने की कोशिश करता है परमाणु को त्याग कर। ऐसे मैग्नीशियम जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, एल्युमिनियम जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, पोटेशियम जो है जो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, और कैल्शियम जो है कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है बाबू? 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। अगला टॉपिक है बाबू फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव आयंस। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव आयंस, यानी ऋण आयन का निर्माण कैसे होता है? ऋण आयन का निर्माण कैसे होता है? तो देखो जिसके बाहरी कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होगा, तो अब सोचो इसे त्याग करना क्या है? मुश्किल है। तो ये किसी से क्या करने की कोशिश करेगा? ग्रहण करने की कोशिश करेगा। तो 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन जिसके बाहरी कक्षा में आते हैं वो क्या करने की कोशिश करता है? गेन करने की कोशिश करता है, अर्थात एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और क्या करता है? इनर्ट गैस स्ट्रक्चर को क्या करता है बाबू? अचीव करने की कोशिश करता है। यानी फॉर्मेशन ऑफ ऋण आयन का निर्माण कैसे होगा? यदि किसी भी मतलब परमाणु का बाहरी कक्षा में अगर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो अपनी इलेक्ट्रॉन को किसी भी तत्व से क्या करने की कोशिश करता है? ग्रहण करने की कोशिश करता है, और अक्रिय गैस स्ट्रक्चर यानी अक्रिय गैस संरचना के अकॉर्डिंग वो क्या होना चाहिए चाहता है? अस्थायी होना चाहता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो एटम होता है उसके बाहरी कक्षा में कितने होते हैं? 8। ये हमें जो 8 होता है वो अक्रिय गैस स्ट्रक्चर जो कि कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। देखो बाबू आगे है, हाँ देखो फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, यानी क्लोराइड आयन कैसे बनता है ये भी देखो मैं बना के दिखा रहा। क्लोरीन जिसका परमाणु संख्या क्या होता है? 17। तो 17 पहले में 2 हो गया, दूसरे में क्या होता है? 8 अभी बताया। 8 2 10 बचा क्या? 7। तो बचा क्या? 7। देखो 7 है, चाहे तो ये 7 को त्याग करेगा या 7 को 8 बनाने के लिए 7 को त्याग कर देगा, या कितने को ग्रहण करने की कोशिश करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसके लिए क्या है? आसानी पड़ रहा है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और क्या बना लेता है बाबू? Cl- बना लेता है। Cl- जो ग्रहण कर रहा है उसके ऊपर माइनस, और जो त्याग करता है उसके ऊपर प्लस। सेम लिखा गया। देखो एक कटकुट है, यानी इसके जो थर्ड पहले में 2 है, दूसरे में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है उससे ऑक्टक पूरा करने में, अष्टक को पूरा करने के लिए। तो देखो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है? अष्टक को पूरा कर रहा है। ऐसे फ्लोरीन होता है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है? 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यहां तक डाउट क्लियर है? देखो बाबू केमिकल बॉन्ड, अगला आया केमिकल बॉन्ड। आखिर एक केमिकल बॉन्ड क्या होता है? रासायनिक बंधन क्या होता है? तो देखो जो भी एटम्स होता है, एटम्स यानी परमाणु या जो आयंस होता है उस कोई ना कोई बंधन द्वारा क्या होता है? आपस में जुड़ा होता है, कोई ना कोई बंधन द्वारा। तो उस जो बंधन जुड़ा होता है अर्थात दोनों के बीच कोई ना कोई क्या होगा? बल यानी फोर्स लगा होगा, यानी उसी को क्या कहते हैं बाबू? उसी फोर्स को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। द फोर्स विच लिंक्स द एटम्स और आयंस इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। यानी कोई भी अणु परमाणु या आयंस को जो जोड़ने वाला जो भी बल होता है उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। देखो जो रासायनिक बंधन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक आयोनिक बॉन्ड होता है जिसे आयनिक बंधन कहते हैं, एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन कहते हैं। पहला आयनिक बॉन्ड क्या है बाबू? आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड जिसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हमें कोई मेटल रिएक्ट करेगा नॉन मेटल के साथ। अगर कोई धातु अधातु के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, कोई धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा आयनिक यौगिक यानी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। और जो आयनिक यौगिक होगा उसमें कौन सी बंधन होगा? आयनिक बंधन होगा। कौन सी बंधन होगा? आयनिक बंधन होगा। जो भी आयनिक कंपाउंड होगा उसमें कौन सी बंधन होगा? आयनिक बंधन होगा।
देखो जो नॉन मेटल होता है यानी अधातु होता है वो अदर नॉन मेटल के साथ यानी अधातु कोई और अधातु के साथ जब रिएक्शन करता है विक्रिया करता है अधातु कोई और अधातु के साथ जब विक्रिया करता है तो उसे सहसंयोजन बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजन बंधन कहते हैं। यानी अधातु कोई और अधातु के साथ जब विक्रिया करता है तो उसे सहसंयोजन बंधन कहते हैं। और आयनिक बंधन किसे कहते हैं? जब कोई धातु किसी अधातु के साथ धातु कोई अधातु के साथ जब अभिक्रिया करता है तो आयनिक बंधन कहलाता है, आयनिक यौगिक कहलाता है। आयनिक यौगिक में आयनिक बंधन होगा, सहसंयोजन यौगिक में सहसंयोजन बंधन होगा। यानी जो कोवैलेंट कंपाउंड होगा वो उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा और जो को आयनिक कंपाउंड होगा उसमें आयनिक बॉन्ड होगा। यहाँ तक डाउट क्लियर है? केमिकल बॉन्ड कैसे होता है? दो टाइप का होता है, आयनिक कोवैलेंट, मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो आयनिक कंपाउंड का निर्माण करेगा, और नॉन मेटल अदर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कोवैलेंट कंपाउंड के निर्माण करेगा। यानी धातु धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो आयनिक बंधन आयनिक यौगिक का निर्माण करता है, और आयनिक यौगिक में आयनिक बंधन होता है। अधातु अगर कोई और अधातु के साथ अभिक्रिया करता है तो सहसंयोजन बंधन का निर्माण करता है और सहसंयोजन यौगिक का निर्माण करता है। और सहसंयोजन यौगिक में कौन सी बंधन पाया जाता है मेरे भाई? सहसंयोजन बंधन पाया जाता है। देखो अगला हमें पढ़ना है आयनिक बॉन्ड। पहला टॉपिक आया आयनिक बॉन्ड क्या होता है। पहले ही बताए थे आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेगा, धातु और अधातु तो। लेकिन आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? देखो ये पता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर करता है। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नॉन एज आयनिक बॉन्ड। यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। यानी इलेक्ट्रॉन को देता है, एक परमाणु दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को देता है तो उसी को क्या कहते हैं? आयनिक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक बंधन कहते हैं। देखो मैं यहाँ पे कुछ आयनिक बंधन बनाने के लिए बता रहा। जैसे देखो बनाना क्या है? NaCl, जिसे क्या कहते हैं बाबू? सोडियम क्लोराइड। अब देखो आयनिक बंधन कैसे बनेगा? Na के ऊपर देखो बाबू Na क्या था? 11 था। Na का परमाणु संख्या क्या था? 11, यानी 281। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है। अब इसके बाहरी कक्षा में 8 पूरा करने के लिए दो ही केस है, चाहे तो ये एक को त्याग कर देगा तो 8 बच जाएगा यहाँ पे, या 7 को ग्रहण करेगा तो बाहरी कक्षा में क्या बचेगा? 8 बचेगा। तो इसके लिए आसानी क्या है? एक को त्याग करना। अगला देखते हैं क्लोरीन जिसका क्या है? बाहरी कक्षा में 17 है। अब देखो 17 यानी 2 8 7। अब इसके भी दो केस है, चाहे तो 7 8 इसको बाहरी कक्षा में चाहिए, 7 को 7 त्याग कर देगा या एक को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अगर 7 त्याग करेगा तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, अगर एक ग्रहण करेगा तो इसमें फिर 8 हो जाएगा। तो देखो इसके लिए आसानी क्या है? एक ग्रहण करना, इसके लिए आसानी क्या है? एक त्याग करना। तो एक ये त्याग कर रहा है, तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है तो Na+, और क्लोरीन एक को क्या कर रहा है? एक को क्या कर रहा है बाबू? ग्रहण कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, तो Cl-, और यही आपस में जो ट्रांसफर करता है इसी से बॉन्ड का निर्माण होता है Na+Cl, और मिलके बन गया बाबू NaCl। क्या बनता है? NaCl। डाउट क्लियर है मेरे भाई? देखो आगे चलते हैं। बस इतने सारे बॉन्ड बता दूंगा कि कुछ कहना नहीं है। देखो अगला है MgCl2, मैग्नीशियम Mg12। अब देखो इसको लिखो तो 2 8 8 2 10, बचा क्या? परमाणु संख्या 2 अभी बच रहा है 12, तो 2। अब इसे दो कंडीशन है, चाहे तो 6 को ग्रहण करेगा तो 8 बच जाएगा, या 2 को त्याग करेगा तो फिर भी क्या बचेगा? 8। अगर 6 को ग्रहण करेगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, 2 को त्याग करेगा तो यहाँ 8 हो जाएगा। यानी इसके लिए आसानी क्या है? 2 को त्याग करना। देखते हैं क्लोरीन Cl क्या होता है? 17 2 8 7। अब इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा बाबू? इसे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, अर्थात Mg 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। Mg 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। और क्लोरीन टोटल कितने हैं? 2 क्लोरीन है, और दोनों क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को। एक क्लोरीन एक को। तो ये दोनों के बीच जो बॉन्ड बना उसी को कहें MgCl2। ऐसी MgO है। मैग्नीशियम, अभी मैंने बताया मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। और ऑक्सीजन O
8, जिसका परमाणु संख्या क्या होता है 8। तो देखो इसका स्ट्रक्चर लिखो, 2 और क्या बचा 6। बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, दो कंडीशन है, चाहे तो 6 को त्याग कर देगा या 2 को क्या करेगा ग्रहण करेगा। तो 2 इसके लिए ग्रहण करना आसानी पड़ रहा है और मैग्नीशियम ऐसे भी त्याग कर रहा है। तो जो त्याग कर रहा है वो एक क्या कर लेगा ग्रहण कर लेगा। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है बाबू ग्रहण कर लेता है और ये दोनों के बीच फिर बॉन्ड बन जाता है MgO। ऐसी मतलब सोडियम ऑक्साइड, देखो सोडियम Na 2 सोडियम है, ठीक है 2 सोडियम है। अब सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है 11। पहले मान लो सोडियम Na 11 क्या है 2 8 और 1। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। इसका आसानी क्या होगा त्याग करना, अर्थात सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। तो 2 सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा 2। और ऑक्सीजन जो है बाबू त्याग कर रहा है तो कौन सी चार्ज आएगा प्लस। और ऑक्सीजन जो है अभी बताएं कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहता है 2 को। 2 त्याग कर रहा है 2 ग्रहण कर रहा है। तो फॉर्मूला बन गया सोडियम ऑक्साइड Na2O। डाउट क्लियर है। देखो बाबू अगला टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे कहते हैं सहसंयोजन बंधन। क्या कहते हैं सहसंयोजन बंधन। देखो कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, देखो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किससे बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा जो भी बंधन का निर्माण होता है उसी को सहसंयोजन बंधन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा किससे, कोई दो एटम के साथ, यानी 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा जो बंधन का निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं सहसंयोजन बंधन कहते हैं। ये जो सहसंयोजन बंधन होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो 3 टाइप्स का होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जिसे एकल सहसंयोजन बंधन कहेंगे, सिंगल यानी एकल, डबल यानी द्विक सहसंयोजन बंधन और ट्रिपल जिसे कहेंगे त्रिक सहसंयोजन बंधन। आखिर ये होगा क्या, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यानी जो कितने इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा सिंगल, यानी एकक इलेक्ट्रॉन की साझा द्वारा जो बंधन का निर्माण होता है उसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एकल सहसंयोजन बंधन कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के साझा द्वारा जो बंधन का निर्माण होता है उसे डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, यानी द्विक सहसंयोजन बंधन कहते हैं। और 3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा जो बंधन का निर्माण होगा उसे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, यानी त्रिक सहसंयोजन बंधन कहते हैं। इसका भी देखते हैं सारे स्ट्रक्चर के। देखो मैं इतने सारे लिया हूँ, ठीक है इतने सारे देखो, लेकिन मैं सबका स्ट्रक्चर तुम लोग खुद बनाने की कोशिश करना, मैं कुछ बता दे रहा। जैसे क्लोरीन, देखो दोनों आपस में अधातु है तो क्लोरीन और क्लोरीन 2 है। अब देखो क्लोरीन है, क्लोरीन Cl17। अब देखो इसके बाहरी कक्षा में 2 8 1 2 8 7, देखो 2 8 7, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है बाबू जरूरत है। एक क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। अब इसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को दर्शा दो, इस 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 1 को ऐसे कर दो, बाकी 7 यानी 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ऐसे इसे 1 2 3 4 5 6 7। देखो इस क्लोरीन के भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 हैं और इस क्लोरीन के बाहरी कक्षा में भी क्या है 7 है। ये क्लोरीन इससे कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन तुम मेरे को दे दो, तो जिससे लिया क्लोरीन उससे फिर क्या करना पड़ेगा उसे भी देना पड़ेगा, और ये क्या कर दिया कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच कैसा बंधन बन गया सिंगल बॉन्ड, यानी एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बाबू 2, यानी एक जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या कितनी होती है 2 होती है। कितनी होती है 2 होती है। डाउट क्लियर है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे H2 है, इसका हमें निकालना है। अब देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है 1 होता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होती है 1, यानी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन ही पूरे यौगिक में, पूरे तत्व में हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जो मतलब
अष्टक को पूरा नहीं करता, ऑक्टेट को पूरा नहीं करता है। इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है जो ड्यूकेट को पूरा करता है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन है इसे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन जिससे दिया हाइड्रोजन, जिससे लिया उससे फिर क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मान लो जिससे हम कर्जा ले रहे हैं उसे कभी ना कभी तो चुकाना तो पड़ेगा ना, बस सिंपल सा बात। यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना। ऐसी HCl, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। कितने इलेक्ट्रॉन, एक। डॉट से, क्रॉस से, कुछ से भी शो करते हैं। क्लोरीन अभी बताया, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो हाइड्रोजन से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो हाइड्रोजन अष्टक पूरा नहीं करता, वो क्या करता है, उसके बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसे दिया था हाइड्रोजन, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, तो क्लोरीन से भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो देखो आपस में शेयरिंग हो रहा है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच कैसा बंधन बना, सिंगल बॉन्ड बना। ऐसी कार्बन और हाइड्रोजन CH4, जिसे कहते हैं मेथेन, क्या कहते हैं, मेथेन। मेथेन 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 पेपर में आया हुआ भी क्वेश्चन है, देखो मेथेन। कार्बन 1 है, कार्बन क्या है, 1 है। हाइड्रोजन 4 है, अर्थात 4 डायरेक्शन से हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, 4 डायरेक्शन से हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। सबके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिए। अब कार्बन जो है उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा। कार्बन C6 और 6 है, यानी इसकी देखो पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 4, यानी इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू, 4। यानी चारों तरफ एक दर्शा दो, 1 2 3 और 4। यानी हाइड्रोजन 2 को लेता है, तो एक से लिया, एक ए ले लिया, हाइड्रोजन ए ले लिया, फिर ए ले लिया। अब जिसे जिसे कार्बन दिया था हाइड्रोजन को, जिस जिस को, वो सबसे कार्बन ले लिया। तो देखो कार्बन सबसे ले लिया, सबसे ले लिया। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8, यानी कार्बन H और H। मैं बोला सिंगल बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो एक का एक कितनी होती है, 2। ऐसे इसका बना लोगे CCl4। जरूर मैं कमेंट्स में बताने की कोशिश करो। अब देखो बाबू H2O, एक मैं बस होमवर्क में दिया, H2O जिसे क्या कहते हैं, वाटर। वाटर यानी जिसे जल कहते हैं, क्या कहते हैं, जल। देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यानी जो ज्यादा होगा और जो कम होगा वो हमेशा बीच में होगा, कम बीच में। बाकी चारों तरफ से हाइड्रोजन लगा लो, चारों तरफ से, सॉरी 2 है तो 2 हाइड्रोजन लगा लो। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 2, सॉरी हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू, 1। तो 2 हाइड्रोजन है, दोनों का 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में दर्शा दिए। अब ऑक्सीजन का देखो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, जिसको 2 और 6, यानी बाहरी कक्षा में कितने हैं, 6। यानी इसे पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 6 है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर दर्शा दो, 1 इधर दर्शा दो, 2 ऊपर और 2 नीचे दर्शा दिए, 6 दर्शा दिए। पहले हाइड्रोजन को बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में, तो ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लिया, और ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ले लिया। तो हाइड्रोजन तो अपना काम कर लिया। अब जिससे जो जितने इलेक्ट्रॉन लिया था ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन का काम है कि उसे फिर वापस करना, उसे क्या करना, वापस करना। तो देखो कर दिया, 2 2 4 2 6 और 2 8। यहाँ तक डाउट क्लियर है मेरे भाई। यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, और हाइड्रोजन के साथ कैसा बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड। सॉरी ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड, सही। आगे चलते हैं। देखो बाबू अगला टॉपिक है NH3, जिसे कहते हैं अमोनिया। NH3 जिसे अमोनिया। अब देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या क्या होती है, 7 होती है। यानी इसका अगर लिखें तो 2 और 5, यानी इसके बाहरी कक्षा में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसे 3 इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है। अब देखो नाइट्रोजन 1 था, हाइड्रोजन कितने था, 3 था, तो 3 तरफ से हाइड्रोजन लगा दिए। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने हैं, 5, तो
हाइड्रोजन के सामने एकक इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिए और 2 इलेक्ट्रॉन ये है। अब देखो नाइट्रोजन को 3 चाहिए और तीनों हाइड्रोजन को एकक चाहिए, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, एकक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देने की कोशिश करेगा। तो हाइड्रोजन तो अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया, खुश हो गया, मस्त हो गया। तो जब मस्त हो गया हाइड्रोजन, तो अब मस्त हो गया तो उसे भी अब लास्ट में क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को देना पड़ेगा। सब हाइड्रोजन एकक इलेक्ट्रॉन देगा, यानी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया। यानी ये एकक इलेक्ट्रॉन की साझा हो रहा था, जिस कारण से ये किसका निर्माण कर रहा है बाबू, सिंगल बॉन्ड का। अब 2-2 इलेक्ट्रॉन का देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन जो आपस में ऑक्सीजन परमाणु है, देखो जो भी आपस में ऑक्सीजन परमाणु है अभी कितने इलेक्ट्रॉन की साझा करेगा। देखो ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, बहुत बार बताया, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है उसकी परमाणु संख्या 8 होती है, एटॉमिक नंबर, तो 2 और 6 यानी बाहरी कक्षा में 6 है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर दर्शा दिए, बाकी 2 इधर और 2 इधर, ये 6 दर्शा दिए। ऐसे इस ऑक्सीजन का 6 दर्शा दिए, 2 2 4 और क्या दर्शा दिए, 2 6। अब इसे दोनों ऑक्सीजन को 8 पूरा करना है, तो 2 अगर इसे दे दे और जिसे देगा उससे लेगा तो दोनों ऑक्सीजन 8 पूरा कर लेगा। ये देखो 2 से 8 पूरा कर लिया, और जब दिया है तो लेने का भी एक काम किया करेगा। तो 8 और 8 यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कैसा बंधन पाया, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड जो होगा उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन सिंगल है यानी सेंटर में, ऑक्सीजन दोनों तरफ से क्या करेगा, अटैक करेगा। मैंने बोला ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, यानी देखो 2 दर्शा दिए, फिर 2 दर्शा दिए, 2 दर्शा दिए, 6, ऐसी 2 दर्शा दिए, 2 और 2, टोटल बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, यानी ये 4 इधर दर्शा दिए, 4 इधर दर्शा दिए। ऑक्सीजन को पता है बाबू, ऑक्सीजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन लेना है 8 पूरा करने के लिए, तो ये कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये ऑक्सीजन भी इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो जब कार्बन दोनों को 2-2 दिया था, तो दोनों ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, लेगा। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 सब बैलेंस हो गया, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी एक फार्मूला होता है C2H4, जिसे क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एथीन। अब देखो कार्बन कितने हैं, 2 है, और हाइड्रोजन कितना है, 4 है। हाइड्रोजन कितना है, 4, तो हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या जाएगा, बराबर मात्रा में जाएगा। क्या जाएगा, बराबर मात्रा में। अब देखो हाइड्रोजन की तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सब हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। लेकिन कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एकक तो इससे हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, 2 बच गया ए। फिर इस कार्बन एकक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, 2 ए बच गया। देखो हाइड्रोजन एकक इलेक्ट्रॉन लेके एकदम मस्त हो गया, एकदम हाइड्रोजन एकक इलेक्ट्रॉन लेके मस्त हो गया। अब देखो कार्बन है जो हाइड्रोजन से तो एकक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 2 4 2 6, तो भी 8 नहीं, लेकिन इस कार्बन से भी फिर कितने इलेक्ट्रॉन उसे लेना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। ऐसे ये कार्बन भी इस कार्बन को जब दिया तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो देखो 2 2 4 2 6 2 8, यानी कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। डाउट क्लियर है। देखो N2 जो होता है, जिसे N2 मतलब नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन है, अब चाहिए कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी इसे डबल सहसंयोजन। जब 2 इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझेदारी होती है तो उसे क्या कहते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। देखो जो नाइट्रोजन होता है बाबू आपस में, नाइट्रोजन का मैंने बताया था, नाइट्रोजन जिसके एटॉमिक नंबर क्या होती है, 7 होती है, और ये 2 और 5 5 2 7, यानी इसके बाहरी कक्षा में पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3, यानी 3 देखो इधर दर्शा दिए, बाकी बाहरी कक्षा में 5 था, तो 1 का 1 2, या ऐसी 3 इधर दर्शा दिए, 1 का 1 2। देखो 3 अगर इससे लिया तो 3 इसे भी दे दिया, तो 3 और 3 देखो 3 3 6 7 8, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 2 4 2 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। ऐसी C2H4, कार्बन कितने हैं, 2 है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इसे कहते हैं एथिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एथिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एथिलीन कहते हैं। तो देखो
हाइड्रोजन के पास बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं कर सकता है। तो कार्बन आपस में कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा बाबू? 3 इलेक्ट्रॉन को करेगा। यानी हाइड्रोजन एक का कर लिया, तो ये कार्बन इससे लेते हुए देखो 3 3 6 2 8, तो ये कार्बन भी इससे लेते हुए 3 3 6 2 8, यानी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड। इतने डीपली पता है आज तक मैंने कहीं यूट्यूब पे इतने अच्छे से नहीं देखा हूँ, सच बता रहा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करने की कोशिश करना मेरे भाई। हर एक कॉन्सेप्ट को ऐसे ही तुम्हें समझा दूंगा। आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड तो पढ़ लिया। पता है कभी कभी पेपर में इसका गुणधर्म पूछ देता है। क्या पूछ देता है? गुणधर्म, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। तो देखो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। जो आयनिक यौगिक होता है, जो आयनिक कंपाउंड होता है, उसका प्रॉपर्टी सबसे पहले होता है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। यानी ये सॉलिड होता है, ठोस होता है, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा ठोस होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोस होता है। जो भी आयनिक यौगिक होगा, जो भी आयनिक कंपाउंड होगा, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। यानी आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक बिंदु, गलनांक और क्वथनांक बिंदु क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। जो भी आयनिक यौगिक होगा वो वाटर में क्या होगा बाबू? सॉल्युबल होगा। यानी आयनिक यौगिक जल में घुल जाता है। जल में क्या हो जाता है? घुल जाता है। बट ऑर्गेनिक जो भी कार्बनिक सॉल्वेंट होता है, जो कार्बनिक जो भी विलायक होता है, उसमें घुलता नहीं है आयनिक यौगिक। ध्यान से इस पॉइंट को देखना। आयनिक यौगिक होता है जो जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, बट कार्बनिक यौगिक में अघुलनशील होता है, इनसॉल्युबल होता है। कार्बनिक जो भी विलायक होगा, जैसे लाइक ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, किरोसिन हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये सब का हिंदी में भी नाम सेम है। यानी ये सब कार्बनिक क्या है? विलायक है। आयनिक यौगिक का 3 पॉइंट क्लियर हो गया। जो आयनिक यौगिक होगा वो पता है इलेक्ट्रिसिटी का उसमें चालन होगा। आयनिक यौगिक में विद्युत का प्रवाह होता है। कब? जब वो वाटर में क्या होता है? घुल जाता है, डिजॉल्व इन वाटर। जो आयनिक यौगिक होता है जब जल में घुल जाता है तो उसमें किसका प्रवाह होता है? विद्युत का प्रवाह होता है। किसका? विद्युत का प्रवाह होता है। 4 पॉइंट क्लियर है। देखो आयनिक यौगिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। यानी जो गलनांक और क्वथनांक बिंदु होता है जो क्या होता है? उच्च होता है। यह वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है, यानी जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो भी कार्बनिक जो विलायक होता है उसमें इनसॉल्युबल होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है। ये वाटर में क्या हो जाता है बाबू? डिजॉल्व हो जाता है, यानी जल में क्या हो जाता है? घुल जाता है। जल में जब घुलता है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का चालन यानी विद्युत का क्या होता है? चालन होता है। यहाँ तक डाउट क्लियर है। अगला है मेरे भाई प्रॉपर्टीज ऑफ सहसंयोजन, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। जो सहसंयोजी बंधन है उसके गुणधर्म। देखो जो कोवैलेंट कंपाउंड होंगे वो लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, गैस स्टेट में पाया जाएगा और कुछ सॉलिड में भी पाया जाएगा। यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। देखो जो इसका होगा ये लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? लो होती है। गलनांक और क्वथनांक बिंदु क्या होता है? कम होता है। बट उसका क्या होता था? ज्यादा होता था। ये जस्ट उसका उल्टा। वो किसमें सॉल्युबल होता था बाबू? वाटर में। किसमें? जल में घुलनशील होता था। बट इस जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। और वो जो आयनिक होता था वो किसमें नहीं घुलता था? कार्बनिक में। बट एक कार्बनिक जो भी ऑर्गेनिक होगा उसमें कार्बनिक सॉल्वेंट में क्या हो जाता है? सॉल्युबल होता है। एक्सेप्ट 2-3 को छोड़ के ग्लूकोज है, शुगर है और यूरिया है, ये सब में नहीं है। देखो जो कोवैलेंट कंपाउंड होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं होगा, अर्थात उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी आयंस का निर्माण नहीं होता है। जिसमें आयंस यानी चाहे तो केट आयन या एन आयन, केट आयन जिसे धन आयन कहते थे, एन आयन जिसे ऋण आयन कहते थे, जिसमें धन आयन या ऋण आयन का निर्माण होता है उसी में विद्युत का चालन होता है, यानी विद्युत का प्रवाह होता है। इससे आगे हमारा टॉपिक है बाबू मिनरल्स। क्या है? मिनरल्स। देखो
देखो वैसे मटेरियल्स जिससे हमें धातु प्राप्त होती है, वैसे मटेरियल्स जिससे हमें क्या प्राप्त होती है, धातु प्राप्त होती है, क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। यानी वैसा वैसा मिनरल्स, वैसा खनिज जिससे हम धातु प्राप्त कर सकते हैं आसानी तरीके से और लाभदायक हो, क्या हो, लाभदायक, प्रॉफिटेबली, उसी को क्या कहते हैं, अयस्क। दोज मिनरल्स विच आर मेटल्स एक्सट्रैक्टेड, यानी वैसे मिनरल जिससे मेटल यानी धातु को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, धातु प्राप्त कर सकते हैं कन्वेंशनली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। यानी जितने जो खनिज होंगे क्या वो सभी के सभी अयस्क होगा, नहीं, नहीं होगा, लेकिन जितने जो अयस्क होगा वो सबके सब क्या होगा, खनिज होगा, क्योंकि अयस्क है जो कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, खनिज से प्राप्त कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे खनिज होगा जिसका हम अयस्क में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, यानी उस कुछ को धातु में परिवर्तित, मेटल में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। यही लिखा गया, ऑल द ओर्स आर मिनरल बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स, यानी सभी अयस्क खनिज होते हैं बट सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। केस स्टडी में सब यहीं से घुमा के पूछेगा। देखो यहाँ पे धातु है, यहाँ पे सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस यानी लोहा, कॉपर और पारा यानी Hg। यहाँ पे नेम ऑफ ओर्स यानी अयस्क के नाम लिखा गया, सोडियम के क्या होता है, एल्युमिनियम के क्या होता है। नेम ऑफ ओर यानी अयस्क के यौगिक का नाम, जैसे जो भी है उसका नाम क्या होगा और फार्मूला क्या होगा। देखो जो सोडियम होता है ना उसका अयस्क का नाम होता है रॉक साल्ट, क्या होता है, रॉक साल्ट, हिंदी में भी रॉक साल्ट, जिसका फार्मूला अयस्क के यौगिक का नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। और ये फार्मूले से तो बहुत अच्छे से सबको ही देख रहा होगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। एल्युमिनियम होता है जिसके अयस्क का नाम होता है बॉक्साइट, क्या होता है, बॉक्साइट। और इसके अयस्क की यौगिक का नाम होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसे कहते हैं बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3 Al2O3 2H2। देखो Mn यानी मैग्नीज, जिससे का अयस्क का नाम होता है पैरलोसाइट, क्या होता है, पैरलोसाइट। देखो ये होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्या होता है बाबू, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड जिसके सूत्र होता है MnO2, क्या होता है, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड जिसका सूत्र होता है MnO2। देखो एक होता है जिंक जिसको कहते हैं कैलेमाइन, क्या कहते हैं, कैलेमाइन। जिंक होता है जिसे कहते हैं कैलेमाइन, अयस्क की यौगिक का नाम होता है जिंक कार्बोनेट, क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट अयस्क के सूत्र होता है Zn CO3, जिंक कार्बोनेट जिसे कहते हैं Zn CO3। एक होता है जिंक का ही एक अयस्क का नाम होता है जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड जिसे कहते हैं जिंक सल्फाइड। अयस्क इससे जो भी योर होता है उसका यौगिक का नाम होता है जिंक सल्फाइड और जिसका सूत्र होता है Zns, क्या होता है बाबू, Zns, क्या होता है, Zns। ऐसी एक अयस्क होता है हेमेटाइट, ये किसका अयस्क होता है, किस धातु का, लोहे का होता है जिसका नाम होता है हेमेटाइट। और उससे प्राप्त करते हैं आयरन, आयरन ऑक्साइड, क्या प्राप्त करते हैं, आयरन ऑक्साइड जिसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड। आयरन 3 यानी फेरिक 3, जहाँ पे आयरन 2 रहेगा उसे फेरस कहेंगे, यानी आयरन 3 यानी फेरिक ऑक्साइड और उसका सूत्र होता है Fe2O3। ऐसी कॉपर होता है जिसके अयस्क का नाम होता है क्यूपराइट, क्या होता है, क्यूपराइट, जिससे कॉपर ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड प्राप्त करते हैं जिसका सूत्र होता है Cu2O। और एक होता है कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस प्राप्त करते हैं जिसे कॉपर फर्स्ट सल्फाइड कहते हैं और Cu2S होता है। Hg यानी मरकरी यानी जिसे पारा कहते थे उसके अयस्क का नाम सिनेवार होता है, सिनेवार, सिनेवार, सिनेवार। और इसे कहते हैं मर्क्यूरस सल्फाइड, मर्क्यूरस सल्फाइड या मरकरी 2 सल्फाइड जिसका सूत्र होता है MgS, MgS। यहाँ तक डाउट क्लियर है बाबू। मिनरल क्या होगा जिसे हम पृथ्वी के अंदर से चाहे तो धातु के रूप में या कुछ यौगिक के रूप में प्राप्त करेंगे, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे बाबू, मिनरल्स कहेंगे। और योर्स क्या होता है, यानी मिनरल से जब हम धातु प्राप्त करते हैं आसानी तरीके से तो उसी को अयस्क कहते थे। सभी अयस्क खनिज यानी मिनरल होंगे, सभी ओर्स मिनरल होंगे बट सभी मिनरल्स ओर्स नहीं होगा, यानी अयस्क नहीं होगा। देखो अब हमें है धातु तो प्राप्त कर लिए, अब उसका कैसे निष्कर्षण करेंगे, यानी अगला टॉपिक है एक्सटर्शन ऑफ मेटल, धातुओं का निष्कर्षण। देखो जो भी धातुओं का निष्कर्षण करते हैं ना उसको देखो क्या करते हैं, टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एक्सटर्शन ऑफ धातु। जो हम प्राप्त किए थे और उससे हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, अयस्क से, अयस्क से अगर धातु प्राप्त कर रहे हैं तो उसी को कहते हैं धातु का निष्कर्षण। यानी अयस्क से धातु प्राप्त करना ही धातु का क्या
क्या कहलाता है? निष्कर्षण कहलाता है। अयस्क से धातु प्राप्त करना ही धातु का निष्कर्षण कहलाता है। इसके बहुत सारे प्रोसीजर हैं। क्या है? बहुत सारे प्रोसेस हैं। देखो क्या करते हैं बाबू, सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं, और से रिफाइनिंग और मेटलर्जी करते हैं। देखो द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग आर नोन एज मेटलर्जी, यानी जिसे कहते हैं धातुकर्म। देखो इसके 3 मेजर स्टेप होते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का यानी धातु के निष्कर्षण का 3 मेजर स्टेप होता है। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है, या इसी को इनरिचमेंट और कहते हैं। क्या होता है इसके हिंदी नाम अभी देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन और इनटू मेटल होता है, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन और इनटू मेटल होता है। रिफाइनिंग यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल होता है। रिफाइनिंग यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ, देखो कंसंट्रेशन ऑफ ओर या जिसे कहते हैं इनरिचमेंट ऑफ और, जिसे अयस्कों का क्या कहते हैं? समृद्धिकरण, अयस्कों का समृद्धिकरण। ये देखो क्या है बाबू, जो भी हम पृथ्वी से प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें कुछ अवांछित पदार्थ जैसे मिट्टी मिले हुए आएगा, उसमें बालू का कण मिले हुए आएगा, वो सबको हटाना, उस सबको इम्प्योरिटी को, अशुद्धि को हटाना क्या कहते हैं? अयस्कों का समृद्धिकरण कहते हैं। और वो सब जो भी इम्प्योरिटी होता है उसी को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। द अनवांटेड इम्प्योरिटीज like sand, rocky material, earthy particles, limestone, mica, etc. present in ore is called gang। जो भी हम और यानी अयस्क प्राप्त करते हैं उसमें अनवांटेड यानी अवांछित पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे अशुद्धि कहते हैं। जैसे सैंड यानी बालू के रूप में होगा, रॉकी मटेरियल यानी चट्टान के, अर्थी पार्टिकल्स अर्थ का कुछ पार्टिकल होगा, लाइमस्टोन होगा, मिका होगा, इसी को क्या कहते हैं? गैंग। यानी गैंग क्या होगा? अयस्क। गैंग को कैसे परिभाषित करेंगे? जो अयस्क होगा उसमें जो भी अयस्क जो प्राप्त करते हैं उसमें अशुद्धि के रूप में जो भी मिला रहता है, अशुद्धि के रूप में जैसे मिट्टी रहता है, बालू का कण रहता है, उन सभी को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। देखो बिफोर एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम एन ओर इज नेसेसरी टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज। जो भी अशुद्धि होता है इसे दूर करने के लिए पहले एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल जरूरी है, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल जरूरी है, यानी हमें धातुओं का समृद्धिकरण क्या है? जरूरी है। आगे चलते हैं मेरे भाई। देखो द मेथड यूज्ड फॉर रिमूविंग गैंग, यानी जो गैंग था, गैंग क्या था? जो हम अयस्क प्राप्त कर रहे थे उसमें जो भी अशुद्धि पृथ्वी के अंदर से आ रहा था, अवांछित अशुद्धि, उसी को गैंग कहते थे। तो गैंग को कैसे हटाएंगे? देखो उसको गैंग को हटाने के लिए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द और एंड गैंग सम डिफरेंस, यानी कुछ होगा उसके पे डिपेंड करेगा। द मेथड यूज्ड फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम would depend on some difference in the physical properties or chemical properties of the gang। देखो कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड और इनटू मेटल, जो भी कॉन्सेंट्रेटेड और होगा यानी अयस्क होगा उस धातु में कैसे बदलेंगे? तो देखो इसको बदलने के लिए टोटल कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। एक हाई रिएक्टिव मेटल होगा यानी बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होगा, एक मिडिल रिएक्टिव होगा यानी जो कम अभिक्रियाशील होगा, और एक लो रिएक्टिव होगा यानी बहुत कम होगा। क्या होगा? बहुत कम होगा। मीडियम यानी जो मध्य अभिक्रियाशील होगा। ये पहले ही बताए थे बाबू, इसके सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में बताए थे, इसके बारे में आराम से देख लेना वहाँ पे। तो देखो जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम से जो एल्युमिनियम होता है उसको मेटल ऑफ एक्सट्रैक्शन यानी धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। इसके बारे में जस्ट आगे पढ़ेंगे। विद्युत अपघटनी द्वारा, वो भी किससे? मोल्टेन क्लोराइड या ऑक्साइड से, मोल्टेन क्लोराइड या ऑक्साइड से। देखो जो जिंक होता है, जिंक से कॉपर तक, इसको रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद कार्बन, यानी कार्बन के साथ इसके ऑक्साइड का क्या करते हैं? रिडक्शन यानी अवकरण कहते हैं। कॉपर और यहाँ पे Hg यानी पारा, जिसको हीटिंग सल्फाइड इन एयर, वायु की उपस्थिति में सल्फाइड के को क्या करते हैं? गर्म करते हैं और रिडक्शन हीट एलॉन हो जाता है। और यहाँ से Ag से Pt यानी सिल्वर, सोना और प्लेटिनम, ये हमें प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, धातु के रूप में नेटिव स्टेट में पाया जाता है, यानी प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। आगे चलते हैं। देखो बाबू यहाँ पे लिखा गया है एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। मैंने क्या कहा? जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा उसका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो जो हाईली रिएक्टिव होगा उसको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड या ऑक्साइड, यानी क्लोराइड
से या ऑक्साइड से, क्लोराइड से या ऑक्साइड से क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा और उसी को क्या कहेंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल्स का। देखो जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl है, NaCl इसको देखो इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं तो सोडियम यहाँ पे मेटल मिल रहा है और Cl2। ऐसे देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, यहाँ क्लोराइड था, यहाँ क्या है, ऑक्साइड है। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इसमें विद्युत को प्रवाहित कर रहे हैं तो देखो एल्युमिनियम मेटल और क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मेटल मिल रहा है। अगला है एक्सटर्सन ऑफ मोडेटली, यानी जो मध्य अभिक्रियाशील होगा, जो बीच का क्रियाशील होगा, उस मेटल को कैसे करते हैं। तो देखो इसको करने के लिए इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड बाय रिडक्शन फ्रॉम देयर कार्बोनेट्स या सल्फाइड्स, यानी इसके कार्बोनेट या सल्फाइड जो भी होते हैं उस ऑक्साइड को रिडक्शन कर देते हैं। क्या करते हैं, रिडक्शन यानी अपकरण करते हैं। देखो जो कार्बोनेट AX होगा, कार्बोनेट जिसके लास्ट में क्या जुड़ा होगा, CO3, क्या होगा, CO3। सल्फाइड होगा जिसमें क्या होगा, S जुड़ा होगा, यानी जो कार्बोनेट AX होगा उसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन जिसे कहते हैं, आगे पढ़ेंगे, निष्पादन, देखो नीचे लिखा गया है। जो कार्बोनेट AX है उसे निष्पादन द्वारा क्या करते हैं, AX में प्राप्त करते हैं, और जो सल्फाइड होगा उसको AX यानी ऑक्साइड में बदलने के लिए किस प्रोसेस को यूज करते हैं, रोस्टिंग को। तो कैल्सिनेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कैल्सिनेशन यानी निष्पादन क्या होता है, इसमें पता है कार्बोनेट को चेंज करते हैं। तो कार्बोनेट AX को पता है वायु की उपस्थिति में नहीं है, यानी इसमें वायु की उपस्थिति नहीं होती है, अब्सेंस ऑफ एयर, इसमें ये कार्बोनेट और इज हीटेड, यानी वायु की अनुपस्थिति में जब कार्बोनेट AX को गर्म करते हैं तो पता है वो किस में प्राप्त हो जाता है, वो ऑक्साइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ऑक्साइड में। यही लिखा गया, कार्बोनेट और इज हीटेड स्ट्रांगली इन द अब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड, और वो किस में बदल जाता है, धातु के ऑक्साइड में। यानी कि निष्पादन समझ में आया बाबू, निष्पादन किसे कहते हैं, वायु की अनुपस्थिति में जब कार्बोनेट AX को गर्म करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, निष्पादन कहते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट दिखाई दे रहा है, यहाँ CO2 कार्बोनेट है, कैल्सिनेशन यानी निष्पादन कर रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अगला हमारा टॉपिक है रोस्टिंग, यानी जिसे कहते हैं भर्जन। क्या कहते हैं, भर्जन। देखो रोस्टिंग क्या होता है, सेम उसका जस्ट अपोजिट। जो रोस्टिंग होगा इसमें वायु की उपस्थिति में, इसमें किस AX को, सल्फाइड AX को, सल्फाइड और को वायु की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी भर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड AX को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे ZnS प्लस का 3CO2 जब रोस्टिंग कर रहे हैं यानी भर्जन कर रहे हैं तो 2ZnO प्लस का क्या आ रहा है, SO2 आ रहा है। देखो बाबू, जो रोस्टिंग और जो भी कैल्सिनेशन यानी निष्पादन और भर्जन द्वारा जो मेटल ऑक्साइड प्राप्त होगा वो पता है उससे फ्री मेटल लाने के लिए, यानी स्वतंत्र धातु लाने के लिए पता है उसको यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी उसको क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, किससे, कार्बन से, एल्युमिनियम से, सोडियम से या कैल्शियम से। जैसे जिंक ऑक्साइड यहाँ पे आया था, जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन से रिएक्ट करते हैं तो जिंक मिलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, देखो जिंक मेटल। ऐसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब एल्युमिनियम से रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम और क्या मिलता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलता है और हीट होता है। ऐसे फेरस ऑक्साइड को जब एल्युमिनियम से रिएक्शन कराते हैं तो लोहा यानी Fe मिलता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड और हीट मिलता है। यानी भर्जन और निष्पादन एक का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। आगे चलते हैं मेरे भाई। देखो एक्सटर्सन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, जो भी लेस रिएक्टिव मेटल होगा ना, यानी जो कम क्रियाशील धातु, उसका एक्सटर्सन कैसे करेंगे, यानी उसका समृद्धिकरण कैसे करेंगे। देखो जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है ना वो पता है क्वाइट लो इन एक्टिविटी सीरीज, यानी जो एक्टिविटी सीरीज है अभिक्रियाशील होता है उसमें क्या होता है, नीचे रहता है, एकदम लेस होता है। और इस किससे, रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स बाय हीट एलोन, उसी के ऑक्साइड से जब उसको गर्म करते हैं तो हमें लेस रिएक्टिव मेटल की प्राप्ति होती है। जैसे यहाँ पे देखो
मरकरी को प्राप्त कर रहे हैं। मरकरी क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, पारा लेस रिएक्टिव होता है, उसको सल्फाइड के रिएक्ट में और इन द एयर यानी हवा की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, तो हवा की उपस्थिति में जो गर्म करते थे उसे क्या कहते थे, भर्जक। तो देखो यहाँ HGH जिसे क्या कहते थे, सीनेवार, क्या कहते थे, सीनेवार। अरे किसका एक्स होता था, मरकरी यानी पारा का होता था। जब देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं 3O2, तो देखो मर्क्यूरस यहाँ पे MgO मर्क्यूरस ऑक्साइड और क्या मिल रहा है बाबू, सल्फर डाइऑक्साइड। और उसी ऑक्साइड को, मर्क्यूरस ऑक्साइड को जब गर्म करते हैं यानी हीट करते हैं तो मरकरी मिलता है और क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस मिलता है। देखो एक्सटर्शन ऑफ कॉपर, कॉपर को कैसे करते हैं, इसको भी कॉपर जो है, तो कॉपर का जो एक बताए थे क्यूप्रस सल्फाइड होता है, इसका एक्स का नाम क्यूप्रस सल्फाइड। तो क्यूप्रस सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं और वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन की जब प्रेजेंट में गर्म करते हैं तो उस प्रोसेस को भर्जन यानी रोस्टिंग कहते हैं। तो क्यूप्रस ऑक्साइड मिल रहा है, क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है। और क्यूप्रस ऑक्साइड को फिर से क्यूप्रिस सल्फाइड के से उसी के सल्फाइड एक्स से रिएक्शन करा रहे हैं, तो कॉपर और क्या मिल रहा है बाबू, सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है। आगे देखते हैं मेरे भाई, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स यानी धातुओं का परिष्करण। क्या है, धातुओं का परिष्करण। देखो द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी जो भी प्यूरिफाइंग इम्प्योर मेटल, जो अशुद्ध धातु होगा उसे प्यूरिफाई यानी शुद्ध करने के लिए जो प्रोसेस करेंगे, यानी अशुद्ध धातु को शुद्ध करने के लिए जितने जो प्रोसेस करते हैं उसी को क्या कहते हैं, धातुओं का परिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं, धातुओं का परिष्करण कहते हैं। और पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वाइडली यूज्ड इन रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है, धातुओं का परिष्करण है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक परिष्करण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक परिष्करण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक परिष्करण होता है। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक परिष्करण यानी जिसे कहते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण। अब विद्युत अपघटनी अर्थात इसमें विद्युत धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मीन्स रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेनी मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, यहाँ पे एसएन, पीवी, सीआर, एनआई, एआर, एयू एंड रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली, यानी ये सारी जो रिफाइनिंग होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा, इसको बहुत सारे धातु को जैसे कॉपर है, जिंक है, टीन है, पीवी है, लेड है, क्रोमियम है, निकेल है, एजी यानी सिल्वर यानी चांदी है, एयू मतलब सोना यानी गोल्ड है, इस सब धातु को करते हैं किस द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द्वारा, यानी विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा ये सब धातुओं को शुद्ध करते हैं। देखो जो थिन ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल, जो इम्प्योर मेटल यानी धातु का जो भी अशुद्धि होगा, धातु का जो अशुद्धि होगा वो कहाँ जमा होगा बाबू, एनोड पे। जो धातु का अशुद्धि होगा वो कहाँ जमा होगा, एनोड पे। और जो प्योर मेटल होगा, जो ये थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल जो शुद्ध धातु होगा वो कहाँ पे जमा होगा, कैथोड पे। कहाँ पे जमा होगा, कैथोड पे। अब वाटर सॉल्युबल साल्ट ऑफ द मेटल टू बी रिफाइंड इन टेकन एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक, जो भी वाटर सॉल्युबल साल्ट होगा वही पता है इलेक्ट्रोलाइटिक को टेक करेगा, यानी उसी में इलेक्ट्रोलाइटिक पॉसिबल है। यानी अगर वाटर सॉल्युबल साल्ट नहीं है, वाटर सॉल्युबल अर्थात जल में घुलने वाला लवण नहीं है, जल में घुलने वाला लवण नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटनी का प्रोसेस नहीं होगा। अगर वाटर सॉल्युबल साल्ट है यानी जल में घुलने वाला लवण है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक पॉसिबल है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक संभव है। आगे चलते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का यहाँ डायग्राम बनाए हैं। देखो कुछ डायग्राम यहाँ पे ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे बना है, जिससे क्या कहें बाबू, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कहते हैं। देखो यहाँ पे एक लगा हुआ है कॉपर, ठीक है, कॉपर, और यहाँ भी है। देखो एक कॉपर का नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल छोटा छोटा ऐसा ऐसा बूंदा बूंदा है, जो इम्प्योरिटी यानी अशुद्धि होता है। और अशुद्धि हमेशा कहाँ जमा होता है, एनोड पे। और एनोड कौन सी टर्मिनल होती है, पॉजिटिव टर्मिनल होती है। देखो जो यहाँ पे देखो
कॉपर है, प्योर मेटल जो है वो कॉपर यहाँ पे हो रही है। कॉपर किस पे जमा हो रही है? कैथोड पे। किस पे जमा हो रही है? कैथोड पे। और देखो इम्प्योर जो कॉपर है वो एनोड पे है। किस पे है? अशुद्ध जो धातु है, अशुद्ध जो कॉपर है वो कहाँ पे है? अधातु पे है। और इसमें देखो एक विलयन डाला गया है एसिडिक कॉपर सल्फेट का। अगर कॉपर का कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट का विलयन डाल रहे हैं जो अम्लीय विलयन है। क्या है? अम्लीय विलयन है। तो इस अम्लीय विलयन में पता है कॉपर दो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बना लेता है? कॉपर बना लेता है। कहाँ? कैथोड पे। कहाँ पे? कैथोड पे। और एनोड पे है जो दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। यहाँ पे सॉरी देखो बाबू यहाँ पे देखते हैं जो यहाँ पे एनोड पे है, जो एनोड पे और कैथोड पे रिएक्शन लिखा गया होगा। देखो जो कैथोड पे है जो दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बाबू? दो इलेक्ट्रॉन को देखो यहाँ कैथोड पे जो कॉपर है वो दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और क्या बना रहा है? कॉपर बना रहा है। और एनोड पे है जो दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बना रहा है बाबू? Cu+2 बना रहा है। क्या बना रहा है? Cu+2। यानी ये पूरी इस तरह से डायग्राम बना के ये रिएक्शन लिख देना, बस इतना ही इसमें कर देना, बाकी सब तो पता हो ही गया। यानी देखो अभी तक हम जो पढ़े इसे एक पेज में कैसे पढ़ लेंगे? एक पेज में जितना अभी तक इतना भाषण सुने, जो भी सुना, इसे एक पेज में कैसे करेंगे? देखो ओर यानी खनिज है, कोई खनिज ओर यानी अयस्क है। क्या है? अयस्क है। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो ये तीन टाइप का मिला था, हाईली रिएक्टिव मेटल यानी उच्च अभिक्रियाशील धातु, मॉडरेटिव रिएक्टिव मेटल यानी मध्यम अभिक्रियाशील धातु, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल यानी निम्न अभिक्रियाशील धातु। देखो जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होगा ना उसमें कोई ज़्यादा करने की काम नहीं है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस कर दे रहे थे। किससे? क्लोराइड से या ऑक्साइड से, मोल्टेन क्लोराइड से या ऑक्साइड से। तो किस में प्राप्त हो जा रहा था? शुद्ध धातु में। यानी जो हाईली रिएक्टिव होगा उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे सोडियम क्लोराइड या ऑक्साइड से, सोडियम क्लोराइड या ऑक्साइड से, तो शुद्ध धातु प्राप्त होता था। ऐसी लेस जो मेटल है ना, लेस रिएक्टिव मेटल, कम अभिक्रियाशील धातु, वो पता है चाहे तो सल्फाइड अयस्क होगा। क्या होगा? सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क का क्या कर रहे थे? रोस्टिंग यानी भर्जन यानी वायु की उपस्थिति में उसे क्या कर रहे थे? गर्म कर रहे थे। तो इम्प्योर मेटल मिल रहा था, अशुद्ध धातु मिल रहा था, और उसका रिफाइनिंग यानी परिष्करण कर रहे थे, तो फिर क्या मिल जा रहा था? शुद्ध धातु मिल रहा था। देखो थोड़ी सी लोचा है मध्य वाले में। मध्य अभिक्रियाशील धातु होती है वो दो होती है, एक कार्बोनेट अयस्क होती है और एक क्या होता है? सल्फाइड होता है। सी से कार्बोनेट तो सी से कैल्सिनेशन, यानी कार्बोनेट अयस्क का क्या करते हैं? निष्पादन करते हैं। और निष्पादन क्या होता था बाबू? अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते थे। अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते थे। किस अयस्क को? कार्बोनेट अयस्क को। और वह किस में चेंज होता था? मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाता था, यानी धातु के ऑक्साइड में। ऐसी जो सल्फाइड अयस्क है उसका क्या करते थे? रोस्टिंग करते थे, यानी भर्जन करते थे। और भर्जन मतलब क्या बताए थे बाबू? अयस्क को किसकी उपस्थिति में गर्म कर रहे थे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसे मेटल ऑक्साइड में प्राप्त हो रहा था। और जब मेटल ऑक्साइड में प्राप्त हो रहा था तो इसका रिडक्शन कर रहे थे कार्बन या एल्युमिनियम से। ऑफ नहीं, यहाँ आर है। कार्बन या एल्युमिनियम से क्या कर रहे थे? रिडक्शन यानी अवकरण कर रहे थे, जिससे इम्प्योर मेटल प्राप्त हो रहा था। और इसका रिफाइनिंग कर रहे थे यानी परिष्करण कर रहे थे, तो शुद्ध धातु प्राप्त हो रहा था। क्या प्राप्त हो रहा था? शुद्ध धातु प्राप्त हो रहा था। आगे देखते हैं बाबू। देखो यहाँ पे कॉरिजन, अब कुछ ही टॉपिक और बचा है। कॉरिजन संचारण। देखो जो धातु की सतह के जो खा जाता है ना उसी को कहते हैं कॉरिजन। क्या? जो खा जाता है। तो खाने वाला कौन होता है? धातु की सतह कैसे खा जाता है कोई भी? तो पता है जब धातु की सतह को हवा में छोड़ देते हैं या नमी में छोड़ देते हैं तो उसकी सतह धीरे धीरे मतलब संचारित होने स्टार्ट हो जाता है, उसी को संचारण कहते हैं। द ईटिंग ऑफ द मेटल बाय एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर ऑफ ए केमिकल सच एज एसिड ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कॉरिजन। वही लिखा गया, जो सरफेस यानी धातु की सतह है वो अम्ल से या हवा से या मॉइस्चर यानी नमी से क्या हो जाती है? उसको ईटिंग ऑफ मेटल यानी उसकी धातु की सतह को खाना स्टार्ट कर देता है, उसी को क्या कहते हैं? संचरण। जो कॉरिजन ऑफ आयरन होती है यानी लोहे का संचरण, उसी को कहते हैं रस्टिंग यानी जंग लगना।
लगना। जो लोहा में संचरण होता है, यानी लोहा देखा होगा उसमें भूरे कलर का संचरित होता है, उसी को क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ये रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में जंग कैसे लगता है, चाहे तो लोहे को हवा की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ देते हैं, अर्थात उसके ऊपर कोई भी पेंट उंट नहीं करते हैं, या वो वाटर यानी हमेशा पानी में रहता है, पानी में रहेगा तो उसमें मॉइस्चर यानी नमी रहेगा, तब वो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। देखो बाबू, रस्टिंग को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं, यानी लोहे में जंग को रोकने के लिए क्या क्या कदम ले सकते हैं। तो सबसे पहले लोहे पे जो भी होता है उस पर क्या करते हैं, पेंट करते हैं। क्या करते हैं, पेंट करते हैं। फिर क्या करते हैं, ग्रीस ऑयल का अप्लाई कर सकते हैं, ग्रीस ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया होती है जिसमें जिंक धातु का उस पर क्या चढ़ाया जाता है, परत चढ़ाई जाती है। देखो बाबू, यह प्रिवेंट टिन प्लैटिनम या क्रोमियम प्लेटिंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बाबू, मेक स्टेनलेस स्टील का निर्माण कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील का निर्माण कर सकते हैं। इससे जंग क्या हो सकती है, रुक सकती है। अगला टॉपिक है एलॉय जिसे कहते हैं मिश्र धातु। क्या कहते हैं, मिश्र धातु। सबसे पहले देखो, मिश्र धातु जो होगा होमोजीनियस मिक्सचर होगा। होमोजीनियस मतलब समांगी मिश्रण होगा। समांगी मिश्रण मतलब जो अवयवी मिलेगा वो एक बराबर अनुपात में मिला होगा। क्या होगा, बराबर अनुपात में मिला होगा। ऐसा नहीं कि किसी का अनुपात कम किसी का ज़्यादा, हमेशा कि क्या होगा, बराबर अनुपात में, अर्थात उसका रेशियो होगा जो सेम होगा होमोजीनियस मिक्सचर का। जैसे मान लो कि होमोजीनियस मिक्सचर का अगर उदाहरण समझना है तो सोचो, एक गिलास पानी लो, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दो और उसे पूरी तरह से घोल दो, तो अगर उस चीनी को पिएंगे जो शरबत बनेगा तो वो हर जगह उसका टेस्ट क्या होगा, एक जैसा होगा। उसी को क्या कहें, होमोजीनियस मिक्सचर कहें। तो होमोजीनियस मिक्सचर होगा किसका, 2 या मोर मेटल का, 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। फिर से 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। अब देखो बाबू, जो भी मिश्र धातु बनेगा तो 2 या 2 से अधिक धातु से बन रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी जो मिश्र धातु का होगा वो धातुओं की प्रॉपर्टी से क्या होगा, अलग होगा। यही लिखा गया, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलॉय आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्सिक्वेंट मेटल्स फ्रॉम विच इज मेड। यानी जो प्रॉपर्टीज होगा एलॉय का, यानी मिश्र धातु का जो गुण होगा, वो मिश्र धातु जिस मेटल से मिलकर, धातु से मिलकर बना है उसके प्रॉपर्टी से क्या होगा, अलग होगा। उसके प्रॉपर्टी से क्या होगा, अलग होगा। जो मिश्र धातु होगा वो मजबूत होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। किससे, जिस धातु से मिलके बना है उससे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। जो मिश्र धातु एलॉय है जो हार्डर होगा, यानी ज़्यादा मजबूत होगा। किससे, जिस धातु से, जिस मेटल से मिलके बना है उससे। एलॉय है जो लो मेल्टिंग पॉइंट होगी, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु कम होगा। किससे, जिस धातु से मिलके बना है उससे। एलॉय है जो लोअर कंडक्टिविटी होगी, यानी इसमें कंडक्टिविटी यानी इसमें ऑफ इलेक्ट्रिकल, यानी विद्युत का ये क्या होगा, विद्युत का इसमें चालन क्या होगा, कम होगा। किसके अपेक्षा, जिस धातु से मिलके बना है, जिस मेटल से मिलके बना है, प्योर मेटल की अपेक्षा। एलॉय मोर रेजिस्टेंस ऑफ कॉरिजन, यानी ये जो होता है जो कॉरिजन के लिए मोर रेजिस्टेंस होता है। देखो कुछ एलॉय का लिखे हैं, जैसे ब्रास होता है, ब्रास जिसे क्या कहते हैं बाबू, पीतल। जो पीतल होता है, ब्रास यानी पीतल, वो कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है, जिसमें कॉपर 80% और जिंक कितने प्रतिशत होता है, 20%। जो ब्रास यानी पीतल होता है वो पता है किससे मिलके बना होता है, कॉपर और जिंक। कॉपर 80% और जिंक कितने प्रतिशत, 20%। ब्रॉन्ज जिसे कहते हैं कांसा, क्या कहते हैं, कांसा, ये होता है कॉपर से मिलके बना होता है। और एसबी मतलब क्या होता था, बताओ, एसबी मतलब अभी तक नहीं पता, एसबी मतलब टीन होता था, यानी कॉपर और टीन से मिलके बना होता है 10%। कॉपर और टीन से मिलके बना होता है। जो सोल्डर होता है वो पीवी यानी लेड, लेड और किससे मिलके बना होता था बाबू, एसबी मतलब टीन से मिलके बना होता था, लेड और टीन से मिलके बना होता था। अमलगम होता है जो एचजी यानी पारा मरकरी, एजी मतलब सिल्वर यानी चांदी, एसबी मतलब टीन और जेडन मतलब जिंक, ये 4 धातु से मिलके बना होता है अमलगम, एचजी, एजी, एसबी, एचएन। एलॉय ऑफ गोल्ड, देखो जो शुद्ध सोना होता है ना, जो 24 कैरेट का होता है, कितने कैरेट का, 24 कैरेट का। और शुद्ध सोना पता है बहुत ज़्यादा
ज़्यादा लचीला होता है और उस लचीला के कारण उस सोना में टूटने की संभावना क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिस कारण से शुद्ध सोना को में पता है मिश्रण किया जाता है। तो 22 कैरेट गोल्ड के साथ 2 कैरेट पता है उसमें चाहे तो कॉपर मिलाते हैं या क्या मिलाते हैं, सिल्वर यानी चांदी मिलाते हैं। यानी 24 कैरेट जो शुद्ध सोना होता है वो पता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है और उसे टूटने की संभावना क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जिस कारण से उसमें 22 कैरेट सोना के साथ 2 कैरेट क्या मिलाया जाता है, कॉपर या क्या मिलाया जाता है, सिल्वर। हमारा यही लास्ट टॉपिक था मेरे भाई। अभी तक तुम लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताने की कोशिश करो। इसका अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट है जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक जो भी हैं उस चैप्टर को बिल्कुल एक शानदार और धमाकेदार तरीके से इसी तरह से लेके आया जाएगा। देखो यहाँ तक मैंने 3 चैप्टर बिल्कुल एक एक पॉइंट को इस तरह से, मैं सच बताऊँ ना ईमानदारी के साथ, तो कहीं यूट्यूब पे इतने डिस्कस में कोई चैप्टर करने वाला नहीं है। सब हवाबाजी में पढ़ा के चले जाते हैं, ठीक है। आधे टॉपिक बताना, आधे टॉपिक नहीं बताना, लेकिन मैं तुम लोग के साथ खेल नहीं किया हूँ, ठीक है। अगर खेल नहीं किया हूँ तो प्लीज़ पता है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वो आपके पहले सबसे पहले मिले। तो इसके लिए आप इसके जो भी नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्रेस करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।